नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, लोकसभा चुनाव तो महाराष्ट्र में समाप्त हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन नेताओं के मन की टीस जा ही नहीं रही है। वो दर्द, वो पीड़ा, वो छाती के बोझ, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और जिसकी वजह से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का जो होड़ है वो लगातार चल रहा है कि जिम्मेदारी ले तो ले कौन। जो बीजेपी और एनडीए अलायंस का हाल महाराष्ट्र में हुआ है उसके बाद आप देखिए लगातार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की एक होड़ से लगी हुई है। वही अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी जो कहा जा रहा है वो अजीत पवार के एनसीपी को कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक सीट लेकर के आए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था अजीत पवार के एनसीपी का, उसकी वजह से जो है वो नुकसान झेलना पड़ा बीजेपी को महाराष्ट्र में। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से आरएसएस जो है वो लगातार ये कह रहा है कि ये गठबंधन जो था इसमें अजीत पवार जो है गठबंधन वो सबसे ज्यादा नुकसान करके गया महाराष्ट्र। तो ये तमाम बातें एक तरीके से उबाल जो है वो लेती जा रही हैं और अजीत पवार के ग्रुप जो एनसीपी है उनके कई नेता जो है उनको ये बात रास नहीं आ रही है कि आप बार बार अजीत पवार के एनसीपी के लिए टारगेट किया जा रहा है तमाम पार्टियों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा। अब ऐसे में छगन भुजबल जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं और छगन भुजबल क्या कुछ कह रहे हैं इन आरोपों पे, पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ फिर मैं आगे चर्चा बढ़ाता हूँ। सुनिए। जब से नतीजे आए हैं चुनाव के, संघ काफ़ी आरएसएस काफ़ी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। तो संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। तो देखा आपने, छगन भुजबल साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो अजीत पवार की एनसीपी यानी उनकी पार्टी तो लड़ी ही 2-3 सीट पे थी, उसके बाद अजीत पवार की वजह से इतना बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में कैसे हो गया बीजेपी को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी अगर जिम्मेदार है तो यूपी का उदाहरण देते हुए छगन भुजबल क्या इशारा देना चाह रहे हैं? क्या छगन भुजबल ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी का जो हाल है वो उसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है? आपने इंटरव्यू सुना, आपने बाइट सुना मीडिया में, काफी छगन भुजबल कह रहे हैं। और अब इन बयान से इतना जरूर हो गया है कि अब अजीत पवार के एनसीपी के जो नेता हैं अब वो भी जो है अपने सर अब चीजें नहीं लेना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, छगन भुजबल तो पहले भी साफ कर चुके हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में एनसीपी को 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब अजीत पवार की एनसीपी की बात हो गई, छगन भुजबल की बात हो गई, लेकिन सबके बीच जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो बीजेपी और एनडीए अलायंस का महाराष्ट्र में हाल हुआ है उसकी टीस, उसका दर्द जो है वो अभी भी नहीं जा रहा। और देवेंद्र फडणवीस जो है उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं और जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी वोटों की वजह से जो है वो उद्धव ठाकरे उनको सीटें आ गई हैं। ये भी कहा कि तुष्टीकरण की जो एक तरीके से कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, पहले वो बाला साहब ठाकरे कहते थे अब जनाब कहने लगे हैं, तो इस तरह की कुछ बातें भी देवेंद्र फडणवीस ने कही हैं। और किस तरीके से जो है अल्पसंख्यक या मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए जो उद्धव ठाकरे जिस तरीके से रैली कर रहे थे उसका एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए बयानों से उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इसीलिए जो है उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़ी सी सीट जीतने में कामयाब हो गए। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बातें कही हैं। और अभी भी जिस तरीके से छगन भुजबल कह रहे हैं कि अजीत पवार को लेकर के जो बातें आ रही हैं उनको ठीकरे फोड़ने वाले या
जो आरएसएस बोल रहे हैं, या जिस तरीके से वो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल छोड़ के यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता, ठीक है, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन अभी भी लोकसभा में हार के बाद किसी भी बड़े नेता के मुंह से, जुबान से ये बात नहीं निकली है कि जमीनी लेवल पर, जमीनी की लेवल पर जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया गया, इसलिए भी हम हारे हैं। ऊपर ऊपर की बातें जो है वो तमाम नेता कह रहे हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी बातों की बात कोई नहीं कर रहा। कोई भी अभी तक कोई ऐसा बयान जो है किसी बड़ी बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से नहीं आया जहां वो ये कहा हो कि हाँ, किसानों की हालत हमने अनदेखा कर दिया या उन पर काम नहीं हुआ, रोजगार के मुद्दे पर काम नहीं हुआ, या फिर पलायन के जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, जो गांव खेड़ों के जो लोग रहते हैं उनको पलायन करना पड़ता है रोजगार में, उनके लिए ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के अभी भी मेन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अब तमाम बयान जो आ रहे हैं हम उसको जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैनिपुलेट तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट होने के साथ साथ जो है वो घुमा करके बातें इधर से उधर की जा रही हैं, लेकिन खुलकर क्लियर मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में भी जो है जनता कहीं मुख न मोड़ ले, ये एक बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल हो सकता है एनडीए और बीजेपी के लिए। खैर, ये तो अभी एनडीए अलायंस और बीजेपी के बीच में चल रहा था, उसका उदाहरण मैं दे रहा था आपको, लेकिन इन सबके बीच संजय राउत जो है वो लगातार हमलावर है। वो रोज जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की सरकार हो, चाहे बीजेपी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, रोज संजय राउत जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और रोज नरेंद्र मोदी और बाकी जो बड़े नेता हैं उनको जो है कुछ न कुछ वो बयान देते रहते हैं। अभी देखिए संजय राउत ने हाल ही में अभी क्या बयान दिया, पहले मैं आपको सुनाता हूं, फिर हम उस पर बात करते हैं। देखिए, देवाचा न्याय काय असतो आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। तो देखा आपने, संजय राउत साफ कह रहे हैं कि जो घमंड था वो घमंड तोड़ने के लिए जो है वो श्री राम ने खुद जो है वो उन्हें रोका है, जनता ने, देश के जनता ने उन्हें रोका है। और जहां जहां राम से कनेक्शन है, चाहे वो नासिक की बात कर लें, रामटेक की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, ये तमाम जो उदाहरण दे रहे हैं संजय राउत, बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को जो है वो रोक दिया गया है। तो ये संजय राउत जो है रोज नए नए तरीके से जो है वो हमलावर है, और संजय राउत लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखियों वाली सरकार है, और ये सरकार बहुत देर नहीं चलने वाली, और इसको लेकर संजय राउत लगातार हमला करते रहते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी है, जो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपसी मनमुटाव जो है वो भी सामने निकल करके आ रहे हैं। मैंने अभी तक एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उनकी अभी तक बात नहीं की, वहां भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी उन पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, अगर बात निकली है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वहां से कई सारे ऐसे विधायक हैं जो यूपीटी ग्रुप के संपर्क में है, ये खबर तो आपको मिली गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक और खबर, ऐसी भी खबरें आ रही है कि मातोश्री जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां पर कई सारे ऐसे नेता हैं एकनाथ शिंदे के जो पहुंच रहे हैं, ऐसी सोर्सेस की से खबर आ रही है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे विधायक भी हैं जो मन बना चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ जो है उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जल्द से जल्द। और ये संपर्क की राजनीति है, ये संपर्क की राजनीति आने वाले समय में जो है वो दिखाई भी देने लगेगी कि कौन दल बदल छोड़ता है या बदलता है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि वो 288 में से जो है 185 सीटें जो है जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि तैयार रहिए, और दौरा वो महाराष्ट्र का जल्द शुरू करने वाले हैं, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं। और लगातार उनके घर पर
जो है मातोश्री में और तमाम जगह पे उनकी बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कमान संभाले हुए संजय राउत जो लगातार विपक्ष पे हमला किए हुए हैं, सत्ताधारी पार्टियों पे हमला करते रहते हैं, और एक तरफ एनडीए अलायंस और बीजेपी है जहां लगातार कोई न कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि एनडीए अलायंस को कमजोर करती दिखाई दे रही हैं। पहले तो आरएसएस का नाराज होना बीजेपी से, उसके बाद ये खबर आना कि आरएसएस की बहुत सारी सलाह थी जो नहीं मानी गई, कई सारे सीटों के बंटवारे में मनमानी की गई। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और जिसका रिजल्ट हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ जो एनडीए अलायंस की तमाम पार्टियां थी, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो, सभी को भारी नुकसान हुआ। अब इस बीच में किसकी सुने किसकी नहीं सुने, मन की करें या नहीं करें, कई सारी ऐसी बातें हैं जो विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब एनडीए को समझना होगा और अपनी पार्टी को भी समझाना होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से एनडीए अलायंस के तमाम पार्टियां और उनके जो नेता हैं, चाहे वो सांसद चाहे विधायक हो, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्हें भी वैल्यू दिया जाए, उन्हें भी पद दिया जाए, कैबिनेट विस्तार होता है तो उसमें भी उनको पोस्ट दिया जाए, अनदेखी ना की जाए, ताकि जो नेता है वो खुश रहे, वो भी सेटिस्फाई रहे और काम कर सकें पार्टी के लिए। तो कई सारे ऐसी बातें हैं जहां पर होमवर्क करना एनडीए अलायंस के लिए भी बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से ही अभी फुर्सत नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, चाहे हम देवेंद्र फडणवीस का भी हमने बयान पढ़ा जो आपको बताया हमने, और इसी तरह छगन भुजबल का भी हमने बयान बताया, तो अभी तो बातें ऊपर ऊपर ही चल रही हैं। हालांकि ये फैक्टर है, हम इस बात से ये नहीं कहते कि ये फैक्टर नहीं है, लेकिन जमीनी मुद्दों पर अभी भी नेता बात नहीं कर रहे हैं। और चिंता इसी बात की है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए अलायंस और बीजेपी को बहुत भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते, 3 महीने का समय है, अगर वो अभी भी चीजों को सुधारना चाहते हैं और सुधार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 महीने का समय ज्यादा नहीं है। और इंडिया गठबंधन की जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से शरद पवार तैयारी कर रहे हैं, शरद पवार जिस तरीके से किसानों से जाके मिल रहे हैं, उनके बीच बैठ रहे हैं, और वो तो बयान देके बोल भी चुके हैं कि अगले 3 से 4 महीने में वो सरकार बदलने वाले हैं, वो सरकार जो मौजूदा सरकार है उसको बदल देंगे शरद पवार। तो इस तरीके से जो तमाम कॉन्फिडेंस जो बढ़ा हुआ है इंडिया गठबंधन का, वो एनडीए अलायंस पर इस समय तो भारी दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते उसको इंडिया गठबंधन सुधारता है तो विधानसभा में थोड़ी सी उसकी जो कह सकते हैं परफॉर्मेंस सुधर सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, अगर यही स्थिति उस समय रही, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूती इसके साथ उभरेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।